नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर हाजिर हो गए हम। रोजाना की तरह हमारा जो कार्यक्रम है 6 बजे शुरू हो जाता है और हमारे साथ हर रोज एक नए मेहमान जुड़ते हैं आपसे मिलने के लिए और आपके सामने हम जो अपने शहर की जो बात करते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। तो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान जो कि पेशे से एक व्यवसायी हैं और समाजसेवी भी हैं, अतुल झंवर। आप में से अधिकतर लोग इनको जानते होंगे और अतुल झंवर की जो पहचान है वह अगर मैं कहूं तो व्यवसायी कम और इन्हें एक समाज सेवी के रूप में ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि अतुल जी का जो कीर्तिमान है वह ब्लड डोनेशन के मामले में बहुत बड़ा कीर्तिमान रखते हैं। खुद 116 बार रक्तदान कर चुके हैं और 415 कैंप का आयोजन भी इनके द्वारा हो चुका है एक साल के अंदर में। हर साल होता है इस तरह का, लेकिन इस वर्ष 415 जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है लायंस तराई ब्लड बैंक के अंतर्गत, जिसका अभी जो है कार्यभार इनके ऊपर है, इनके कंधों पर है चेयरमैन के रूप में। चेयरमैन नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ। आप मैनेजमेंट करते हैं, जो कैंप का है वो मैनेजमेंट करते हैं, सपोर्ट करता हूँ मैं पूरी टीम को। क्योंकि इसमें अनुभव, आपको एक लंबा अनुभव है जी। तो आप सभी के सामने हमारे साथ उपस्थित हैं अतुल झंवर जी और हम इनका स्वागत करते हैं। आपके बिहाफ में भी हम इनका स्वागत करते हैं और हमारे खबर समय में भी इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। तो अतुल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी और अच्छा भी लगता है जब सुनते हैं कि हाँ 116 बार आपने रक्तदान किया है, क्योंकि हम सुनते हैं कि एक बार रक्तदान जो करता है, एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उससे 3 व्यक्तियों की जान बचती है। तो आपने 116 × 3 माने बहुत लोगों की जानें बचाई है जी। ये टेक्निकली तो सही है, लेकिन जिस समय से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन शुरू किया था, समझ लीजिए 21-22 साल की उम्र से, उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय एक होल ब्लड ही होता था और एक ही आदमी की जान बचती थी। ये तो पिछले 13-14 सालों से हम लोगों ने सेपरेशन यूनिट लगाई है। तो जनरली 2 पार्ट बनता है, 3 भी बनता है, प्लेटलेट की जरूरत होती है। तो अभी फिलहाल 2 ही बनता है, तो 2 लोगों की जान तो श्योरली बचती है। 2 लोगों की तो श्योरली बचती है, तो भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसे मैं अगर कहूं तो आप कितने वर्ष से कर रहे हैं रक्तदान? तो मैं 87 से ही कर रहा हूँ जी। और 90 में हमारा क्लब जब तेराई बना था, तब 91 में हम लोगों ने पहली बार एक कैंप किया और कुछ कैंप करने के बाद में क्लब में हम लोग बिल्कुल यंग थे उस समय, 23-24 साल के, 25 साल के थे। तो उस समय फिर क्लब ने एक प्रोजेक्ट लिया कि हम लोग अपना ब्लड बैंक ही करेंगे। तो 93 में हम लोगों ने फिर एक लैंड परचेस की जहां भी अपना ब्लड बैंक है और इन ड्यू कोर्स बिल्डिंग बनी, फिर लाइसेंस लगा। 2005 से फिर ऑपरेटिव हुआ ब्लड बैंक। तो दर्शकों, आपको फिर एक बार बता दें कि हमारे साथ आज जुड़े हैं मेहमान के रूप में अतुल झंवर जी, जो कि एक व्यवसायी भी हैं और समाजसेवी भी हैं। और साथ साथ इनका और भी थोड़ा परिचय दे दूं कि लायंस तराई ब्लड बैंक जो है उसमें भी इन्होंने पहले जो है हेल्थ की जो इनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट था लायंस में, उसको देखते थे और अब ब्लड बैंक को देखते हैं। मगर दोनों ही कार्यों में निपुण है पूरी तरह से और इनका जो सहयोग है वो लायंस को मिलता रहता है। और साथ साथ मारवाड़ी युवा मंच का आपने नाम सुना होगा, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, उसमें भी राष्ट्रीय पद पर यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। और साथ ही साथ उत्तर बंग महेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो है उसमें भी ये ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। महेश्वरी सेवा संस्था के बारे में बता दूं कि फिलहाल उन्होंने एक कॉलेज का भी निर्माण किया है, महेश्वरी उत्तर बंगो महेश्वरी कॉलेज। इस साल से सेशन शुरू हो रहा है। तो इनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ हिंदी बालिका विद्यालय जो स्कूल है उसमें भी ट्रस्टी के रूप में है। तो काफी क्षेत्रों में इनका योगदान है और अगर मैं यूं कहूं कि हाँ, बचपन से ही इनका जुड़ाव सिलीगुड़ी से रहा है, बचपन से सिलीगुड़ी में ही रहे हैं, शिक्षा दीक्षा भी सिलीगुड़ी में ही हुई है। तो सिलीगुड़ी को काफी बेहतर तरीके से और माइक्रो लेवल से ही जानते हैं, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो आज जैसे चर्चा में हम शुरुआत में ही हम बात करेंगे, जैसा हम हर बार करते हैं, हमारे यहां पर जो ट्रैफिक की जो स्थिति है, जो जाम की स्थिति है, यातायात की जो स्थिति है, विकास के साथ साथ क्या आपको लगता है कि सड़कों का विकास की भी आवश्यकता है, या फिर कहीं ना कहीं
नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जो वाहनों का जो संख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने, क्या समाधान हो सकता है इस मामले पर, आपकी क्या राय है? देखिए, जो सिलीगुड़ी के पुराने एरिया हैं, वहां तो सड़कें कैसे बढ़ेंगी? सड़कें तो उतनी ही रहेंगी, चौड़ी भी नहीं हो सकती। तो इसके इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो वर्तमान में हमारे पास सड़कें हैं उसको क्लियर किया जाए। सपोज करिए आज के दिन में सड़क में 50% जो एरिया है ना, वो खोमचे वालों से और इलीगल पार्किंग वालों से भरा रहता है। एक पार्किंग हो गई, उसके बाद में फिर एक पार्किंग है, फिर उसके बाद में रनिंग पार्किंग है। तो जो ऑपरेटिव रोड है, ऑपरेटिव स्पेस है, वो तो बिल्कुल कम है। और उसमें फिर हम लोगों के कुछ अवेयरनेस की कमी है कि सबको जल्दी है, एक दूसरे को सब ओवरटेक करते हैं। उस ओवरटेक करने के चक्कर में क्या होता है कि जो सामने वाले जो ट्रैफिक होते हैं वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। तो ये है पुराने जो हमारे एरियाज हैं उनकी एक समस्या है। और इसका समाधान तो तभी होगा कि जब हमें अवेयरनेस आएगी, थोड़ी शालीनता आएगी, ट्रैफिक के प्रति थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज मेरे से भी पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं सब जानता हूँ, आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे मैं सब जानता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं जानते हैं। जो एक सिविक सेंस होता है, वो सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप देखिए बसें हैं, ये बसें भी वहीं उसी लेन में चलती हैं और अचानक जहाँ तहाँ वो रोक देती हैं बसों को। उनके रोकने के कारण क्या होता है कि पीछे का ट्रैफिक में बैकलॉग हो जाता है। उसी ट्रैफिक में बस से कोई थूक भी देता है, पान भी थूक देता है, तो बड़ी समस्या है। तो बस के पास खड़े रहने में डर लगता है। तो ये एक समाधान हमें निकालना पड़ेगा। इसमें प्रशासन भी क्या करे? कुछ गलती प्रशासन की भी है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक है तो जितना मैन पावर उनको डेप्यूट करना चाहिए किया भी है, और करें तो लोगों को थोड़ा डंडे के जोर पर भी उनको कड़ाई की जरूरत है। और इसके साथ प्रशासन को चाहिए कि सिलीगुड़ी शहर का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तारीकरण में जो गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ से उनको हटाना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ जाम लगता है। क्योंकि आज जैसे सिलीगुड़ी कोर्ट है, उस कोर्ट में आप सोचो, जैसा मेरे पास जो जानकारी, करीब करीब 2500 वकील वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। कोई ना कोई तो आते ही रहता है दिन में, जब केसेस के हिसाब से आते रहते हैं। तो इतने सारे जब लोग कोर्ट में आएंगे तो इतनी गाड़ियां आएंगी, उतने उनके लिए जो जिनके मुकदमे हैं या जो वादी प्रतिवादी सब आएंगे, जगह तो वहां बिल्कुल नहीं है। बाइक लेके गाड़ी तो ले जाना तो सोचना ही बिल्कुल गलत है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोर्ट वहां रखे, लेकिन इसके साथ ही बड़े कोर्ट भी कुछ सिलीगुड़ी के बाहर उनको डेवलप करने चाहिए। इसी तरह से गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो कुछ तो गए हैं, कुछ तो यहाँ से मूव हुआ है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट अभी मूव नहीं हुआ है, तो ट्रैफिक नहीं आएगा, जिनके कारण लोड बढ़ रहा है। वो गवर्नमेंट को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उनके पास डेटा होते हैं कि किस कारण से कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा भीड़ आती है, उनको हटा दें यहाँ से। एक सबसे बड़ी समस्या है कि पुल नहीं बना रहे हैं हम, आपस में इंटरकनेक्शन फ्लाईओवर नहीं बना रहे हैं। अब सेवक रोड का कोई आदमी अगर प्रधाननगर की तरफ जाना चाहे तो पुल कहाँ है? चंपासारी का कोई आदमी अगर सेवक रोड की तरफ जाना चाहे तो पीछे से अगर इंटरकनेक्टेड कोई पुल हो तो पीछे पीछे से चला जाएगा। तो होता क्या है, सारा का सारा लोड वो मेन रोड में आ जाता है। महानंदा ब्रिज, सेवक रोड, या सेवक रोड है या सारा लोड ही वहीं पर है। अब ईस्टर्न बाईपास होने से पीछे से कुछ लोग निकल जाते हैं। तो सरकार को कुछ इंटरकनेक्टिविटी, कुछ पुल बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल जैसे भी माटीगढ़ा में बने हैं ना, ये पाती कॉलोनी में पुल बना है, रामघाट के बाद में पुल बना है जंकार के पास में, तो उन पुल बनने से काफी लोड कम हुआ। तो जितने ज्यादा पुल बना देंगे इंटरकनेक्टेड, तो वो ट्रैफिक मेन रोड में नहीं आएगा। इसके अलावा सिलीगुड़ी की एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ के मूल बासिंदे यहाँ कम है, इतना ज्यादा माइग्रेशन है। अब जैसे मेरा अगर जन्म यहीं हुआ है तो मैं सेकंड जनरेशन का यहाँ नागरिक हूँ, मेरे फादर यहाँ आकर बसे थे। लेकिन क्या हो रहा है कि हर साल इतने लोग आते हैं, तो यहाँ कॉस्मोपॉलिटन टाइप की कल्चर बन गई है। समय लगेगा जब ये माइग्रेशन रुकेगा कभी ना कभी। तो उसके लिए क्या है कि जो एक वही सिविक सेंस वाली बात है वो, और अपना जो लगाव शहर के प्रति, वो लगाव जब तक लोगों में नहीं आएगा तब तक समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं तो गाड़ियों में देखता हूं, गाड़ी चलते चलते लोग कुछ फेंक देते हैं, पान पीक थूकते हैं, लेन बदल देते हैं।
आपको जाना राइट है और आप जबरदस्ती लेफ्ट लिए हुए हैं, फिर अचानक राइट घुमा के लेते हैं टर्निंग करने के लिए। तो ये चीजें जो यहाँ सिलीगुड़ी में जो लोग आके बस रहे हैं, कहीं से भी आके बस रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है, वो तो उनको आना ही है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि शहर की अपनी एक कुछ डिसिप्लिन होते हैं, उन डिसिप्लिन को तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। तो अतुल जी बता रहे हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन पालन करने की आवश्यकता, और हर बार जो हमारे इस कार्यक्रम में जो मुद्दा उठता है वह है सबसे ज्वलंत मुद्दा जो उठता है सिविक सेंस के मामले में ये बातें होती है, और यह जरूरी है कि इतनी बातों में कहीं ना कहीं हमें गंभीर होना पड़ेगा इस विषय पर कि हमें सिविक सेंस के बारे में क्यों सुनना पड़ता है इतना, कि आखिर हमारे जो नागरिक है, इस शहर के जो नागरिक है, उन्हें सिविक सेंस के लिए ही हर बार सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसी जगह पे लैग कर रहे हैं, वहीं पे फेलियर हो रहे हैं। अगर हम हर बार पूछते हैं कि सिविक सेंस के मामले में अगर 10 अंक मिलने वाले हों तो सिलीगुड़ी के लोगों को आप कितने देंगे? मैं तो 1 दूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैंने गाड़ी चलाना भी बंद किया है, मैं बाइक चला रहा हूं पिछले 3-4 सालों से। इतनी तकलीफ क्यों? इतनी तकलीफ होती है कि कहाँ पार्किंग नहीं मिलती है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतना लोग हॉर्न बजाते हैं यहाँ पे, जहां जरूरत नहीं वहां हॉर्न बजा रहे हैं। मैं पीछे हूं, आप आगे हैं, मेरे को क्या जरूरत है आपको हॉर्न बजाने की? वो आगे वाला तो तभी जाएगा ना जब उसको रास्ता क्लियर मिलेगा, लेकिन मैं पीछे से हॉर्न बजाया जा रहा हूं। तो कितना नॉइस पोल्यूशन है बेवजह। अब उनका भी कारण है, वो मेंटली स्ट्रेस में है, उनको अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी जाना है, तो उसका वो भड़ास निकालते हैं हॉर्न बजा के। वो हॉर्न बजाते रहते हैं बेमतलब बजा रहे हैं, पागलों की तरह बजा रहे हैं, जबकि जाने का उनको दिख रहा है कि सामने कोई रास्ता नहीं, फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, मैं कर क्या रहा हूं। सामने ऑब्स्टेकल है, गाड़ी है, आप बगल से, दाएं से, बाएं से, जहां से मर्जी वहां से निकाल रहे हैं। तो गाड़ी अगर चलाएंगे तो कोई ठोक ही देगा मेरे को, या मेरे से कोई लग जाएगी। और इतना ज्यादा लोगों में वायलेंस है, अगर मेरी गाड़ी जरा सी भी टच हो जाए किसी से तो वहीं रुक करके एक तमाशा बनना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा है, हाथापाई तक हो जाती है। कुछ दिनों पूर्व दो तीन महीने या 4-5 महीने पूर्व हमने एक न्यूज में की थी, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, रात को उनके साथ एक मारपीट भी हुई थी। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं तो वो जाने अनजाने में हो जाती है। गाड़ी लेके जाते हैं, पार्किंग मिलती नहीं है, तो मैं अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए गाड़ी सही जगह लगाना चाहता हूं, तो जहां मुझे उतरना होता है उससे कई 500 मीटर तक आगे जाना पड़ता है। तो क्या करें, समझ में नहीं आता, इसलिए उपाय नहीं। तो हम जो बात कर रहे थे, इस बात में ही अभी जो उभर कर आई है एक बात, इस बारे में भी हम बात करते हैं हर हमारे इस शो में, क्योंकि अमृत भोग राइस द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारी अमृत भोग के सहयोग से हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, नमस्ते सिलीगुड़ी। तो इसमें हम बात उठाते हैं पार्किंग की भी समस्या जो है प्रमुख समस्या है यहाँ पर। जैसा अभी अतुल जी बता रहे थे, अतुल जी पार्किंग की समस्या जिस तरह से विकराल रूप ले रही है धीरे धीरे, हमारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी आपने भी कहा कि एक कहीं ना कहीं जाके एक बड़ी समस्या के रूप में उभरने वाला है। तो इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है कि नहीं, अभी ये सही समय है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा बड़े शहरों में वहां पे हाथापाई होती है, वायलेंस हो जाता है गाड़ी को लेकर के, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है लोगों में, शहर के लोगों में ऐसे भी ज्यादा है, सहनशीलता कम होगी। तो यहाँ के सिलीगुड़ी के प्रशासन को सोचना पड़ेगा, प्रशासन में पूरा प्रशासन आ गया, चाहे हमारे, हाँ, कि अगर ये समस्या का समाधान नहीं किया तो यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा। पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, आदमी भी परेशान है, अनइंटेंशनली क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि भाई आपको जहां जाना है, आपको उस जगह सही समय पहुंचना है, पार्किंग मिल नहीं रही है, तो प्रशासन को या तो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए डेडिकेटेड स्पेस दे, और यहाँ के लोगों को भी सीखना होगा कि अगर कोई डेडिकेटेड स्पेस बना दिया है तो वहां तक तो कम से कम पैदल जाना ही पड़ेगा, चाहे 400 मीटर चलना पड़े, 300 मीटर चलना पड़े। यहाँ के नागरिकों को ये अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा कि जहां पार्किंग अलॉटेड है वहां पार्किंग करें और फिर पैदल चलें। बरसात है तो फिर छाता लेके चले। ये थोड़ा सा तो अपने में भी सुधार लाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी मिल गई तो आप हर जगह गाड़ी लगा दे, या पैदल चलना ही नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जहां मुझे जाना है बस वहीं तक गाड़ी उतरे और वहां से उतर कर हम चले जाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि अब अगर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। उसके लिए अगर आपको जगह कोई परचेस करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू इन्वेस्ट। नहीं तो यहाँ के लोगों का ट्रैफिक में रोज का किसी
इंसान का, नागरिक का 1 घंटा 1.5 घंटा अगर ट्रैफिक में जा रहा है तो दैट मीन्स वो अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है। बिजनेस पे हाँ लॉस वो अपना बिजनेस का तो लॉस फिर भी मेकअप हो सकता है, लेकिन आपके अंदर में जो एक समय को हम कोई दूसरे जगह उपयोग कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे आज क्रिएटिव आदमी हैं, आप मीडिया में हैं, अगर आप ट्रैफिक में 1 घंटे फंसे रहेंगे तो सोचने का, समझने का जो हम तो वहीं से लाइव कर देंगे। लाइव कर देंगे तो वो तो समय नहीं मिलेगा ना आपको। हमारे लिए ऑप्शन है कि हमारे हाँ। कहीं से खड़े होकर लिख कर देंगे। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर। सोचना पड़ेगा, ये मजाक की बात नहीं है, ये सोचने के गंभीर विषय है जिस पर कि चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है प्रशासन को, क्योंकि शहर जो है बहुत तेजी से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, मगर उसके साथ साथ जो संसाधन है वह कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। सुविधाएं बहुत अगर मैं कहूं तो 100 मील दूर पर स्थित हो गई है और शहर बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। और एक चीज है, जैसे आप तो रहते हैं, मुझे जहां तक ज्ञान आइडिया है, आप खालपाड़ा इलाके में रहते हैं, वार्ड नंबर 9 9 8 8 में रहते हैं। 8 और 9 जो है वो एकदम पड़ोसी ये है। उस इलाके में आपने देखा होगा, दूसरे इलाके की बात नहीं करता हूं, आपके इलाके की बात करता हूं, कि वहां पर भी पार्किंग जो है सड़कों पे होती है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनमें पार्किंग होती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए ताकि थोड़ा तो क्लियर हो रास्ता। देखिए ये क्या है ना, ये पुराना शहर है और जिस समय ये शहर, ये जब एरिया जब डेवलप हो रहे थे उस समय गाड़ियां गिने चुने लोगों के पास होती थी। मुझे याद है शायद पूरे खालपाड़ा में 5 या 7 गाड़ियां होंगी 80s में, 70s 80s में। लेकिन अब तो उस समय क्या था कि दुकानें थी नीचे, तो किसी ने गैरेज बनाया नहीं। तो अचानक हम कहें कि अब गाड़ी सड़क पे रख ही नहीं सकते हैं, तो वो भी नहीं होगा। लोग गाड़ियां कहाँ रखेंगे? अब इसी समस्या को मैं अपने रूप में लेता हूं, मैं अपने उदाहरण के रूप में लेता हूं। हमारे पास भी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारी गाड़ियां पार्किंग में रहती हैं। हमने हमारे एक घर में हम चाहे वहां शॉप कर सकते थे, लेकिन हमने शॉप नहीं करके वहां 2 गाड़ियों की पार्किंग रख रखी है। जो आज के दिन में वहां पे मैं दुकान करूं तो इसका बहुत अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। इसके अलावा और मेरी 2 गाड़ियां हैं हमारे तीनों भाइयों की, वो गाड़ी भी हम पार्किंग में ही रखते हैं, सड़क पे जनरली नहीं रखते हैं। एक गाड़ी कभी कभार रह जाती है रात में, तो सुबह फिर निकल जाती है, वो भी रहती है रात में ही। व्यवसाय का जो समय है उस समय वो बिल्कुल नहीं रहती है, गाड़ी रखते नहीं है। तो ये तो मैंने अपनी समस्या की है, क्योंकि मैं समर्थवान हूँ। बाकी कैसे करेंगे? बाकी के पास तो जगह भी नहीं होगी। अगर एक ही दुकान है तो वहां व्यवसाय इस समस्या का समाधान ऐसे भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर जैसे जो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं कॉरपोरेशन के द्वारा, उसी तरह इन जगहों को भी पार्किंग जोन के आधार पे कर दिया जाए और पर आवर के हिसाब से अगर पैसे वसूले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समस्या का समाधान होगा। वहां जगह कहाँ है? उन्हीं जगहों को, जो जगहों में या तो फिर गवर्नमेंट को कोई जगह परचेस करनी पड़ेगी। अब जैसे खालपाड़ा में या तो फिर एसएफ रोड है या बदवान रोड है जो कनेक्टिंग है, तो गाड़ी वहां पार्किंग करके अपने घर तक आए, वो भी वाइबल नहीं है, या हमारे अभ्यास में नहीं है कि इतना पैदल चल के हम आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो, खालपाड़ा की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर क्या होता है कि उनके पास पार्किंग स्पेस है, मगर उसको उन्होंने व्यवसायीकरण कर उसको रेंट आउट कर दिया है या सेल कर दिया है, और सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। जो सड़कें सार्वजनिक तौर पे हर नागरिक का हक है वहां चलना, वहां पर गाड़ियों का आराम से आवाजाही के लिए छोड़ी जाती है, वो सड़कें उस सड़कों पे किया जाता है। तो उस पे ही क्यों ना, मेरे हिसाब से, और इससे पूर्व भी कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा होने से कहीं ना कहीं एक जागरूकता आएगी, और जब पैसे लगने शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाधान होगा। लेकिन फिर एक समस्या आएगी कि जिन लोगों ने दुकानें आज से 15 साल पहले सेवक रोड में या हिलकट रोड में खरीद रखी हैं, मेन मार्केट में पार्किंग वाली जगह में दुकानें खरीद ली, बिल्डर तो बेच के चला गया, अब उसको कहेंगे तुम खाली करो, यहाँ पार्किंग की जगह है, वो भी एक समस्या है, उसकी भी रोजी रोटी है। इतने सारे सिलीगुड़ी में हॉकर्स हैं, हम अचानक तो उनको नहीं कह सकते कि आप जगह खाली करो, वो फिर कहाँ जाएंगे? उनका भी परिवार है। तो ये एक मिलजुल के प्रशासन को सोचना पड़ेगा, फेज वाइज, धीरे 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 खोमचे वालों को उनको सेटल करें, उनके लिए एक योजना लेकर आए, उनको एक जगह दें। अचानक से कुछ नहीं हो सकता कि अचानक से बुलडोजर लेकर आए, तोड़ के उनको भगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का अर्थ कुछ और था, जो कि हम लोग ऐसे ऑफ कैमरा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। उसमें यह था कि कुछ लोगों से उठकर आई, ये बात कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है मुझे नहीं पता, मगर इससे कहीं ना कहीं एक समाधान की दिशा निकलेगी कि अगर आप जो सड़कों पर जो पार्किंग कर रहे हैं, जो लगातार दिख रहा है कि हाँ, हर जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनमें लोग अपने घरों के नीचे 2-3 गाड़ी 4 गाड़ी पार्क कर रहे हैं,
तो उनके पास जगह होते हुए भी वो पार्क कर रहे हैं, या हो सकता है जगह नहीं हो फिर भी पार्क कर रहे हैं, फिर भी उनके पास 3-4 गाड़ियां हैं। तो उस गाड़ियों को, जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं, उनसे पर आवर के हिसाब से अगर पैसे वसूली की जाए या फिर फिक्स्ड एक अमाउंट मंथली अगर चार्ज किया जाए तो उसे बंद करेंगे। दूसरा क्या होगा कि उस पैसे से कहीं ना कहीं वैकल्पिक तौर पे जो पार्किंग की सुविधा के लिए वो पैसे जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है एक बड़ा अमाउंट उससे निकलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्थिक जो बोझ है यह भी तो सरकार पर पड़ने वाला है कि अगर आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाए, तो उसका आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो वो आर्थिक बोझ भी यहीं से कहीं ना कहीं से रिकवर होगा और आपको वैकल्पिक तौर पे भी एक समाधान मिलेगा, क्योंकि आज जो गाड़ी पार्क कर रहा है उसकी गाड़ी जो सड़क पर है उससे भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो अगर कहीं ना कहीं सरकार सुरक्षा दे पाती है वो पैसे लेकर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, वो गाड़ी रात भर खड़ी है, दिन में भी खड़ी है, तो जब ऐसे भी प्रॉब्लम हो रही तो वैसे भी प्रॉब्लम हो, लेकिन पैसे तो वसूले आएंगे और उन पैसों का कहीं ना कहीं ये समस्या मेन मार्केटिंग जो एरियाज है ना, जो मेन जहाँ पे कमर्शियल एरियाज में है। बाकी तो जितने नए अपार्टमेंट बन रहे हैं उनमें टाउनशिप है, वहाँ तो पार्किंग मिल ही रही है, पुराने शहर में नहीं है। इसको थोड़ा सा हम लोगों को क्लासिफाइड करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। सबसे बड़ी समस्या मेन रोड्स में है, सेवक रोड में है या अपने हिलकट रोड में है। यहाँ पे गवर्नमेंट को फुटपाथ भी तो फुटपाथ दखल हो चुका है। पूरी तरह से दखल है। जब दखल होता है उस समय प्रशासन उसको रोकता नहीं है। जब वो अपना काम सेटल कर लेते हैं फिर गलत है ये भी। ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस वक्त जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, उन्हें बता देंगे हमारे साथ आज के मेहमान है अतुल झंवर, जो कि एक व्यवसायी हैं और समाज सेवी भी हैं। लायंस तराई ब्लड बैंक से इनका पुराना नाता है और खुद एक रक्तदान के लिए एक कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। 116 बार रक्तदान कर चुके हैं, बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं और जो यहाँ के नागरिक होने के नाते इनके भी जो सुझाव है वह भी हम सुनना चाहते थे और आपको भी सुनाना चाहते थे, इसलिए आज इन्हें हमने आमंत्रित किया है। अतुल जी, अब बात अगर हम करें, चर्चा अगर करें, तो चर्चा के दौर में एक बात और सामने आती है, वह है आप जब बचपन से रह रहे हैं सिलीगुड़ी में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ की ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर ग्रीन था, सिलीगुड़ी एक हरा भरा था। खैर अब एक समय के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, विकास के कारण हो या जो भी हो, एक समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। तो इस वक्त वाहनों की संख्या बढ़ रही है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पेड़ों की संख्या में भी कमी आ रही है। क्योंकि एक समय था जब आप बर्धमान रोड होकर आते थे तो देखते थे वो इलाका पूरा का पूरा, वो सड़कें लदी रहती थी, मतलब हरी भरी माने इससे लदी रहती थी और एक अच्छा एक दृश्य दिखता था, एक दृश्य पॉल्यूशन नहीं था वहां, दृष्टि पॉल्यूशन नहीं था। तो अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए सामाजिक तौर पे हम लोग क्या पहल कर सकते हैं, क्या सुझाव है? देखिए, जो फॉरेस्टेशन जो हुआ है वो तो हुआ है, सबको दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने उतना लगाया नहीं पेड़। तो जितनी ये कॉलोनीज हैं, या तो जागरूकता तो देखिए पहले से बहुत बड़ी है, पेड़ तो हमें लगाने चाहिए, लेकिन ऐसी जगह लगाएं जहां पे वो संरक्षित रह सके और ऐसे पेड़ लगाएं जो हमें वातावरण के अनुकूल हों। जैसे आज अगर हम पीपल का पेड़ लगाते हैं तो पीपल का पेड़ के कितने फायदे हैं, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके ऐसे पेड़ लगाए जाए जो वातावरण के लिए हमें मतलब बेनिफिट दें। इसके अलावा जो जितने टाउनशिप्स बन रही हैं उसमें तो काफी जगह छोड़ी जाती है, जगह तो जो बची वही है। तो वहां क्या होता है, वहां हम लोग टाइल्स लगा देते हैं पार्किंग की जगह पे, सब जगह। तो अगर हम वहां टाइल्स नहीं लगाएं, उसको अगर हम लैंड ही रहने दें, तो क्या होगा, बरसात का पानी भी जमीन में जाएगा, रिजर्वायर हमारा वाटर लेवल भी इंप्रूव करेगा। होता क्या है कि कोई जगह ही नहीं बची है, मट्टी नहीं है कहीं पर भी, सब जगह टाइल्स या रोड। तो जो बरसात का पानी है वो सारा का सारा बह जाता है, सारा का सारा प्रेशर आता है लैंड पे, ये ड्रेन्स पे आता है। तो ये भी एक समस्या है कि पानी हमारे पास जमीन में है ही नहीं। तो जितने बड़े टाउनशिप्स हैं वो अगर टारगेट कर लें कि हमें अपने, क्योंकि उनके पास ओपन स्पेस काफी है, वहां पेड़ लगाएं। किस तरह से लगाएं, वहां की सोसाइटी अपने निर्णय ले। लेकिन हो क्या रहा है, मैं तो जितने टाउनशिप में जाता हूं, वो गाड़ियों के लिए गाड़ियां निकलें और आराम से जाएं, पूरा का पूरा एरिया टाइल्स से भरा पड़ा है। पेड़ कहां से लगेंगे? तो थोड़े से लगे हुए साइड से, वो दिखाने के लिए। और उससे ज्यादा बड़ी समस्या है कि जमीन में तो पानी जा ही नहीं रहा है, वाटर लेवल तो आपका दिन पर दिन डाउन हो रहा है। सिलीगुड़ी में पहले इतने छोटे छोटे तालाब थे, जो मेरे खुद के देखे हुए हैं, छोटे छोटे तालाब, ग्राउंड माठ जिसको बोलते हैं, इतने ज्यादा थे।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो ग्राउंड ही पानी को सक करके नीचे तक ले जाता है। अब तो ग्राउंड है नहीं, जो है बहुत कम है, और जो ग्राउंड है यहाँ वहां पे पेड़ लगाए जाएं, जितने भी खेल के मैदान हैं। अब ये तो मैं इसमें एक अपील भी करूंगा, सिलीगुड़ी एक बहुत बड़ा सामाजिक यहाँ कार्य खूब होते हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं यहाँ पे हैं जिनका नेशनल नेटवर्क है, जैसे मारवाड़ी युवा मंच है, लायंस क्लब्स है, रोटरी क्लब है, और भी बहुत संस्थाएं हैं। ये सब मिलके अपनी संस्थाओं की एक कमेटी ऐसी बनाए कि ये शहर में हरियाली कैसे आए और ग्राउंड जो है हमारा कैसे मेंटेन रहे। मतलब प्राय हर जगह टाइल्स लग रही हैं, तो इसके लिए कमेटी बना करके ये आपस में एक सामाजिक रूप से निष्कर्ष करें, प्रयास करें, पहल करें, डिस्कशन करें। 2-3 साल हो सकता है डिस्कशन करेंगे, लेकिन कोई ना कोई समाधान निकलेगा। फिर आप लोग जो कहेंगे लोगों को, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स को, क्योंकि सिलीगुड़ी की मेरे ख्याल से जो यहाँ आबादी है, मेरे को लगता है करीब करीब 50% आबादी टाउनशिप्स में रहती है। हाई ये जो सोसाइटीज मेजोरिटी वहां रहती है, और समाधान भी वहीं से निकलेगा। उनके पास ओपन स्पेस है, वहां वो लगाए पेड़, अच्छे पेड़ लगाए, नहीं हो जगह तो तोड़ के लगाए पेड़, लेकिन ये समाधान करना पड़ेगा। और हम लोग नहीं करेंगे ना, तो ये मतलब कहना 10 साल 15 साल बाद ये आप लोग ही कहेंगे कि सिलीगुड़ी में तो 70 फुट 80 फुट 100 फुट तक पानी नहीं है। अभी से कहना शुरू कर दिया लोगों ने, किल्लत हो जाएगी। तो अतुल जी बता रहे हैं कि किस तरह से समाधान हो सकता है। अगर समाधान की दृष्टि कोण से हम देखें, अगर समाधान की दृष्टि से हम देखें, तो कहीं ना कहीं समाधान की शुरुआत या समाधान की बयार को हम बढ़ा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, और उसका जो मेजोरिटी है वह शुरू होगी टाउनशिप से। जहां पर टाउनशिप है या जहां पर अपार्टमेंट है, वहीं से यह शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से डिफॉरेस्टेशन की हुई थी। मुझे जहां तक लगता है कि वहीं से हुई है, क्योंकि काटा भी उन्होंने है, बोए भी वो। अगर वो लगाए तो कहीं ना कहीं इसका फल भी जो है आने वाले समय में मिलेगा। बिगड़ेगा नहीं, जगह तो वो तो अपने फ्लैटों में रह ही रहे हैं, लेकिन वहां जगह है। बाकी सिलीगुड़ी में जगह कहाँ है? जगह भी तो नहीं है। जगह भी नहीं है। तो जैसा अतुल जी से मेरी बातचीत हो रही थी इस बारे में, और अतुल जी जो पार्किंग की समस्या को लेकर बात हो रही थी, फिर उस बारे में भी हम लोगों ने एक बार जस्ट बात की थी थोड़ी देर पहले ही, कि अगर पार्किंग की समस्या यहाँ पर है अभी फिलहाल, तो हम सामाजिक स्तर पर भी उसका तोड़ निकाल सकते हैं। उसका तोड़ के बारे में जो हमारी बातचीत हुई थी, कि मैंने अतुल जी से कहा कि कुछ दिन पूर्व ही लास्ट वीक मैं लायंस तराई ब्लड बैंक गया था इनके अनुष्ठान में, इनके कार्यक्रम में। तो उस दौरान मैंने देखा था कि गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, एक एक व्यक्ति एक एक गाड़ी लेकर आया था, उसके बाद इनके यहाँ पर पार्किंग शॉर्ट हो गई थी और पूरी सड़कों पर पार्किंग लग गई थी, जहां पर उसके बाद जो जाम लगने की जो स्थिति है, उससे तो आप समझ ही पा रहे हो कि कितनी बुरी स्थिति होगी उस पूरी गली में। तो उसके बाद मैंने ही अतुल जी से कहा कि अतुल जी, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? ये दूसरी संस्थाएं भी अगर ये करे तो मुझे लगता है प्रेरणा का कार्य होगा, कुछ कार्य करने का होगा। इसमें पहल कौन करेगा, यह सबसे बड़ी बात है। जो पहल करता है उसी का नाम होता है। तो हमने सोचा, अतुल जी भी इस बात से सहमत थे, फिर मैं इनसे बात करूंगा इस बारे में कि क्यों ना हम जब कार्यक्रमों में लोगों को बुलाते हैं तो हम ऐसा करें कि डिजिटल कार्ड जो बनाते हैं, उस डिजिटल कार्ड में बड़े अक्षरों में, एकदम बोल्ड अक्षरों में प्रेषित करें, उसमें ये लिखें कि आप जब आए तो कम से कम जो भी व्यक्ति एक दिशा से आ रहे हैं, वो कम से कम 3-4 लोग गाड़ियां शेयर करके आए। उससे क्या होगा, पहली चीज कि आपका ईंधन बचेगा, दूसरा पर्यावरण बचेगा, तीसरा आपकी गाड़ी का स्पेस बचेगा, और चौथा जो है, वह सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा शहर है उस पर लोड कम होगा। अतुल जी, आप इसमें कितना सहमत हैं? मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं। मैं खुद भी ये प्रयास करता हूं कि मीटिंग हो या किसी जगह जा रहे हो तो लोगों से कनेक्ट करके आपस में एक साथ ही चलें। प्रेम भाव भी बढ़ता है। 4 लोग 4 गाड़ी लेके जाएंगे, एक गाड़ी में 4 लोग आ जाओ। लेकिन क्या है ना, इसमें मैंने देखा कि लोगों में थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम है। मेरी गाड़ी में हर बार तो मैं ही बोलता हूं, तो वो कहेगा यार ये हर बार गाड़ी के लिए मेरे को पूछता है, क्या ये अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता? ये आती है भावना। मार्केट में लेडीज जा रही हैं, 4 लेडीज एक ही जगह जा रही हैं, एक ही मार्केट में जा रही हैं, तो 4 अलग गाड़ियां ले जा रही हैं। ये आपस में बात कर लें कि चलो आज यहां जाना है। हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, और समाधान जितना सरकार करेगी उससे ज्यादा हमें खुद को भी करना पड़ेगा। क्योंकि मामला तो
घूम फिर कर नागरिकों के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जो परेशानी झेलनी है वो नागरिकों को ही झेलनी है। प्रशासन तो अपनी तरफ से जितना कर पाता है वो करेगा, लेकिन जो मुसीबत है या फिर जो परेशानी है वो हम आम नागरिकों को ही झेलनी पड़ती है। तो आप लोग प्रयास करेंगे, आप शुरुआत करेंगे इसकी? हम तो करते भी हैं। और ये जो मैंने जो हम लोग डिस्कस किए, मैं जैसे कई संस्थाओं में हूँ, वहाँ मीटिंगें जब होती हैं तो मैं चेष्टा करता हूँ कि पूछ लूँ फोन करके, तुम जा रहे हो क्या, तुम जा रहे हो क्या। प्राय मैं पूछता हूँ कि ऐसे फ्रॉड वाले से पूछ लिया, भाई मैं बाइक लेकर तुम्हारे घर में आ जाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी में चलता हूँ। तो करता तो हूँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि सामने वाला इसको कैसे ले रहा है। अगर सब इसको स्पोर्टली ले तो कभी मैं गाड़ी निकाल लिया, कभी आप निकाल लो, मिलजुल के अगर हम लोग एक ही जगह जाएं तो ये काम तो हो सकता है। और यही अगर सब लोग करने लग जाएं तो अगर 50% भी अगर लोड कम हो जाए सिलीगुड़ी की ट्रैफिक का, तो आप चमत्कार देखोगे सिलीगुड़ी में। तो ये चमत्कार संभव है। चमत्कार एक्चुअल में चमत्कार हमारे ही हाथ में होता है। वो अगर हम 3D इफेक्ट से बनाए तो वैसा कुछ नहीं होता है, हमें करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़कर काम करना होगा, वरना VFX इफेक्ट है दुनिया में जिससे कि हम कुछ भी गायब कर सकते हैं और कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन उससे हमें प्रैक्टिकल जो लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हमें सुविधाएं नहीं मिलेगी। वो हो सकता है वर्चुअली हम एक बार के लिए संतुष्ट हो जाए, मगर प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं समस्याओं के सामने ही बैठना पड़ेगा और सामने ही रूबरू होना पड़ेगा, और तकलीफ भी, हाँ, समाधान निकालना ही पड़ेगा। अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे जब आपको मजबूत होकर इन विषयों पर बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम भी ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, हमें भी आवश्यकता नहीं थी कि क्यों हम नमस्ते सिलीगुड़ी स्टार्ट करें, क्यों चालू करें, और क्यों है ये ग्रीन सिलीगुड़ी बनाएं, और क्यों अमृत भोग राइस इतनी मेहनत करें, और क्यों अतुल जी हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो मकसद तो हमारा भी वही है कि हमें समस्या के ऊपर बात करनी ही होगी। आपने जो पहल की है, एक सामाजिक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपने अपना फर्ज निभाया मीडिया के हिसाब से, लेकिन बाकी जो लोग हैं, मैंने जैसे कहा कुछ बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो समाज सेवा तो बहुत कर रही है, इस पर भी काम करें, मिलकर एक ज्वाइंट बॉडी बना ले। सबसे बड़ी समाज सेवा है, तो ये भी अपनी पहल शुरू करें। अकेले से तो नहीं होगा, लोगों को मिला के करें। और भी जैसे लोग हैं, व्यवसायी हैं, अपने अपने जिनके एसोसिएशंस हैं, वो मिलकर अपनी पहल करें। करनी तो पड़ेगी, देखिए नहीं करेंगे तो और दिक्कत ही होगी आने वाली। कहीं ना कहीं तो लोग संगठित हैं ही अतुल जी, क्योंकि अगर हम देखें, आप ब्लड बैंक की बात करें तो वहां भी काफी लोग मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिनमें लोग हैं। अगर मैं एक बड़े तबके की बात करूं तो वो सारे संगठित हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, और लिंक है, ये एक तरह की चेन है। लायंस, रोटरी, तराई, मारवाड़ी मंच, फिर उसके बाद अगर मैं मर्चेंट एसोसिएशन की बात करूं, हार्डवेयर मर्चेंट की बात करूं, हर संस्था एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर ये शुरुआत की जाए, मुझे लगता है बड़े पैमाने पर बदलाव की जो बयार है वो बहनी शुरू हो जाएगी, और हमें उसकी जो राहत है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मिलेगी। और जहां तक मैं समझता हूं, प्रशासन भी तैयार है, लेकिन बात यह ना कि प्रशासन अकेले तो आगे बढ़ के काम नहीं करेगा ना, और हम लोग अगर जागरूक हो जाएं तो प्रशासन भी मिलकर काम करेगा। कि ऐसा देखा है मैंने, वो भी चाहते हैं कि समाधान हो, करना तो पड़ेगा, सब चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रशासन खुद उठकर आए और खुद समाधान करे, तो ये भी नहीं हो सकता ना। हम लोगों को अपनी चीज लेनी है, ज्यादा बेनिफिट हमें चाहिए, तो हमें भी आगे आना पड़ेगा। तो अतुल जी बता रहे हैं कि समाधान हर कोई चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, या फिर शासन प्रशासन, हर कोई समाधान की ओर देखता जरूर है, मगर किसी न किसी को तो पहल करनी होगी, किसी न किसी को आगे बढ़कर आना होगा, तभी उसके साथ लोग चलेंगे। वो एक कहावत भी है, अगर वो क्या बोलते हैं, बंगला में एक कहावत है, यदि तो डाक सुने के ना आशे तौबे एकला चलो रे। तो एकला चलना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। जैसे खबर समय ने ये बीड़ा उठा ही लिया है। लोग बहुत से ऐसे बोल भी रहे हैं हमें कि भाई आपको क्या पड़ी है, तो हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि हम यहां पड़े हैं, मतलब सिलीगुड़ी में हम खड़े हैं और पड़े हैं, हम यहीं पले बड़े हैं, तो हमें तो सिलीगुड़ी को बेहतर के लिए हमें सोचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो क्या हुआ, हम भी नहीं सोचेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। किसी न किसी में तो उतना दमखम रखना पड़ेगा कि उसे बोलना पड़ेगा, उसे सुनाना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा कि आप में सिविक सेंस नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अतुल जी ने 1 मार्क्स दिया है सिविक सेंस के मामले में, इससे पहले जो आए थे उन्होंने 4.5 दिया था, किसी ने 6 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 4 दिया। क्यों दे रहे हैं सब? मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बता दूंगा, आप सुन के आश्चर्य करोगे। लोगों के, यहाँ के नागरिकों का, अब शहर में रह रहे हैं तो शहर के लहजे से रहना पड़ेगा ना, वो नहीं तो हो सकता है बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा। इतना सिविक सेंस खराब है हमारा कि अतुल जी ऐसा बोल रहे हैं कि एक मार्क्स दे रहे हैं, माने फेल मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं, मतलब ये तो जमानत जब्त वाला मार्क्स है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। घर वाले भी नहीं दे रहे होंगे आपको, हो सकता है 5 घर
सुबह सुबह कूड़े वाला कूड़ा उठाने आता है, प्राय घर वाले कूड़ा। इसमें मैं आपका संशोधन करूंगा। ये बात मुझे एक व्यक्ति ने कही थी और मैं इस बात को अमल करता हूं कि वो कूड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, कूड़े वाले हम हैं। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो बिल्कुल कूड़े वाला नहीं है, हम लोग कूड़े वाले, कूड़ा हम लोग बनाते हैं। वो जो आते हैं घरों से, सुबह एक बार जो उन्होंने अपने घर का कूड़ा उन्हें दिया, उसके बाद दिन भर क्या होता है, सब सड़कों में जाता है। मैं देखता हूं लोगों को पानी पीकर पानी की बोतल यूं सड़क पे फेंक देते हैं, क्या तरीका है। प्लास्टिक के कैरी बैग्स आप सड़क पे फेंक रहे हो, वो जा कहां रहा है, ड्रेन में जा रहा है। जैसे बॉम्बे दिल्ली में जो समस्या है बेंगलोर में, वो सिलीगुड़ी में होने वाली है 3-4 साल बाद। ये सारे जितने ड्रेन्स हैं, सारे ड्रेन लॉक हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जमीन भी नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ ग्राउंड ही नहीं है यहाँ पे, सारे टाइल्स या उनसे भर गया है, तो पानी तो सारा प्रेशर आएगा ड्रेन पे, और ड्रेन में जाने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ फ्लड आएगा। एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है अतुल जी, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, मगर किसी को बुरा लगे इसलिए मैं कहूं भी नहीं, यह मुझे बुरा लगेगा। तो यह कहना भी जरूरी है कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अपने आप में डिसिप्लिन दिखाते हैं, बावजूद उसके मैंने देखा है कि वह इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं कि कूड़ा कहां फेंकना है, कहां क्या करना है। उनके पास डिग्रियां होंगी बहुत बड़ी बड़ी, मैंने देखा है, बहुत लोगों को पढ़ा भी रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें, बहुत सारे शिक्षक भी मैंने ऐसे देखे हैं जो स्कूल में बच्चों को अच्छी ज्ञान देते हैं और बाहर आकर फिर उस ज्ञान का मटिया पलित कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी कम से कम अपने आप में जो उनकी छवि है, जो टीचर की छवि है, जो शिक्षक की छवि है, उसे बरकरार रखते हुए हर जगह कम से कम उसे मेंटेन करें कि ताकि लोग उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं मगर वो ट्रैफिक नियमों को नहीं मानते हैं। वह सोचते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मगर बिगाड़ने की बात नहीं है, मगर उनको देखकर 100 लोगों का तो बिगड़ेगा। अगर कोई और हेलमेट नहीं लगा के गया बेचारा, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जान जाती है, उसके पीछे उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो हमें कम से कम शिक्षा का मान रखना होगा। वो इसी तरह हो सकता है कि जब हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने, हम जो सिखा रहे हैं लोगों को, उसमें भी कहीं ना कहीं अव्वल उतरे। जी बिल्कुल, ऐसा करना पड़ेगा। इसी चर्चा पे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। पिछले 10 सालों में सिलीगुड़ी क्या पूरे देश में हर सामान पाउच में बिकने लग गया है, चाहे भुजिया हो, चाहे मूढ़ी हो, कुछ भी हो, रजनीगंधा लोग खाते ही हैं, तो वो सारा का सारा पाउच खाने के बाद में सड़क पे फेंक देते हैं। तो ये हमें रोकना पड़ेगा, या तो उसे अपने जेब में रख लें। गाड़ियों में देखिए, जैसे हम लोगों ने मारवाड़ी ओवन से एक बार पहल की थी, हर गाड़ियों में डस्टबिन दिया था गाड़ी में रखने के लिए। अब तो कुछ गाड़ियों में लगा हुआ आ रहा है। गाड़ी के अंदर खा रहे हैं तो इसे सड़क में ना फेंकें, गाड़ी में रखें, गाड़ी के अंदर अपने डस्टबिन में रखें। और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह का जो डस्टबिन में जो कचरा होता है, उसका निस्तारण के लिए भी एक हमें जगह बताए कि अल्टीमेटली मैं रख करके कूड़े वाले को दे दूंगा सुबह, लेकिन वो कूड़ा भी डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो एक अलग ही मटेरियल है जो इन सब रैपर्स में जो आता है। तो सरकार को भी इसमें अवेयर करना पड़ेगा कि इसको डिकम्पोज कैसे करें हम, जो नेचुरल एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो ये सामूहिक प्रयास होगा, सबको मिलकर करना है। जब हम पहल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो जो दर्शक अभी नए सिरे से जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ बैठे हुए हैं अतुल झंवर, जो कि एक व्यवसायी हैं और समाजसेवी भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, संस्थाओं में बड़े पदों पर रह चुके हैं और एक अनुभव भी है इनके पास, एक अच्छा खासा अनुभव है। सिलीगुड़ी को लेकर भी काफी अच्छी सोच रखते हैं। और जैसा बता रहे थे कि अभी गाड़ी चलाना छोड़कर टू व्हीलर में आ गए, तो इसका कारण भी इन्होंने बताया। जो लोग अभी देख रहे हैं वह शुरुआत से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात कि गाड़ी छोड़कर इन्हें टू व्हीलर पर क्यों आना पड़ा। हो सकता है मुझे भी टू व्हीलर में आना पड़े, टू व्हीलर ही चलाना ज्यादा बेहतर है सड़कों पर, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ ठीक है, मूवमेंट है, ट्रैफिक वाले जितना कर सकते हैं वो अपनी कसौटी पर खरा उतरते हैं, 100% कोशिश कर रहे हैं, बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं, मगर वो करें क्या, क्योंकि एक तरह जब अचानक से बढ़ रहा है, इतनी गाड़ियां आ गई, इतना सब कुछ हो रहा है, शहर विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो वो बेचारे क्या करें, उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो तो चालान ही काट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गाड़ी को तो जब्त करके कितनी गाड़ियों को रखेंगे, उनके लिए भी गाड़ी रखने की भी जगह नहीं होगी शायद। तो ये हम चर्चा कर रहे थे अतुल जी से। अतुल जी, एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह है कि सिलीगुड़ी
इतना विकसित है, इतना बड़ा है, बृहद है। हर मौके पर मैं ये सवाल करता हूं कि क्या सिलीगुड़ी को अपना एक नाम नहीं मिल सकता है, ऐसा नाम जो कि मान लीजिए कि रेलवे के मानचित्र पर आज भी एनजेपी दर्शाया जाता है। सिलीगुड़ी को खोजने पर थोड़ा दिक्कत होता है, गूगल वगैरह में खोजना पड़ता है। आधिकारिक साइट पे अगर आप खोजे तो सिलीगुड़ी बोल के कोई स्टेशन नहीं है, मुझे लगता है जंक्शन है शायद, एयरपोर्ट है। हाँ, नया अपना एयरपोर्ट है। तो इसको लेकर क्या सोचेंगे? इतना विकसित शहर, इतना चारों तरफ चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे कुछ है जिसको लोग मानते हैं कि हाँ, ब्रांड सिलीगुड़ी भी बन गया है। तो इसमें कितना कमतर आंका जा रहा है सिलीगुड़ी को इस मामले में, और क्यों देखिए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये काम तो प्रशासन का है। समाधान क्या होगा? समाधान यही होगा, तोड़े मोड़े क्या होगा, या तो एनजेपी है, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के साथ या तो सिलीगुड़ी कहीं से जोड़ दिया जाए, ये काम रेलवे को करना पड़ेगा। या सिलीगुड़ी के जितने स्टेशन है ना, सिलीगुड़ी टाउन और सिलीगुड़ी जंक्शन तो ठीक है, एनजेपी के आगे या तो सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी कर दे या एनजेपी सिलीगुड़ी कर दे, बागडोगरा में बागडोगरा सिलीगुड़ी कर दे। कुछ ना कुछ तो ये प्रशासन को ही करना पड़ेगा। अब वो कुछ भी कर दे, लेकिन उनको भी थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, कि ये काम हम तो नहीं कर सकते, नाम तो हम बदल नहीं सकते, उनका काम है। दूसरा, मुझे आश्चर्य लगता है कि कोई सोचता ही नहीं इस बारे में, न यहाँ के राजनीतिक लोग सोचते हैं, न प्रशासन सोचता है। बड़ा आश्चर्य है, कोई सिलीगुड़ी इतना बड़ा यहाँ टूरिज्म का सेंटर है, दार्जिलिंग लोग आते हैं और उनको बागडोगरा के हिसाब से आना पड़ता है, सिलीगुड़ी की अपनी कोई पहचान नहीं मिलती है। दूसरा, सिलीगुड़ी को क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए? सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों को जोड़ के, आज शक्तिगढ़ के बाद जलपाईगुड़ी है, पायल के बाद जलपाईगुड़ी है, बड़ा अजीब लगता है। इसको एक या तो डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, सरकार चाहे तो कर सकती है, अब हो सकता है उनकी कोई अपनी मजबूरी हो, लेकिन अगर इसको एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना दे या सब डिवीजन बना दे तो बहुत कुछ इस चीजों का समाधान अपने आप निकल आएगा। तो अतुल जी बता रहे हैं इसके समाधान कैसे निकल सकता है, उस समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। और लगातार अतुल जी से बात करते करते अब समय भी काफी हो चुका है, लगभग 40 मिनट से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। हम जैसा हर बार अपने मेहमान से कहते हैं कि आप के मन में अगर और कोई विचार है और कोई सुझाव है जो कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप सीधे तौर से उनसे जुड़ सकते हैं। आपको कहना होगा नमस्ते सिलीगुड़ी कह के, आप सीधे तौर से उनसे। जी, नमस्ते सिलीगुड़ी। मैं सिलीगुड़ी के नागरिकों को यही कहूंगा कि हम लोग सब यहाँ सिलीगुड़ी में जो अपना यहाँ रह रहे हैं, हम लोग अगर मिल के, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं वो अलग हैं, जो सोसाइटीज में रहते हैं, टाउनशिप में रहते हैं वो, या जो व्यवसायिक जो एसोसिएशंस में रहते हैं, हम लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे मिलके तो कुछ नहीं होगा। प्रयास की शुरुआत हमें अपने खुद को करनी पड़ेगी। प्रशासन को अगर डेपुटेशन देना हो तो डेपुटेशन दीजिए या उनसे मिलिए। हम अपने घर में बैठकर कोसते रहेंगे कुछ नहीं होता है, सब बेकार है, नहीं होगा। अगर आप किसी संस्था में हैं तो आप जाइए प्रशासन के पास में, डेपुटेशन लेके जाइए, अपने सुझाव उनको दीजिए। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में है, अपना सुझाव दीजिए। मैं इतना जानता हूं प्रशासन बिल्कुल सुनती है, हम सुझाव देते ही नहीं है, देंगे तो सुनेगी वो, क्योंकि उनमें भी इच्छा है, वो भी चाहते हैं कि उनका भी शहर बिल्कुल अच्छा हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो ये पहल तो हमें खुद करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे ये आप अपने पर डिपेंड करता है। धन्यवाद अतुल जी। अतुल जी काफी देर तक हमारे साथ थे और काफी सुझाव दिया, और अतुल जी के लिए बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, लोग लिख भी रहे हैं कि वास्तविकता को दर्शाया गया। विशाल गट्टानी बोल रहे हैं, और भी काफी कमेंट है। कुछ जो कमेंट मेरे नजर में आ रहा है मैं उन्हें पढ़ रहा हूं कि एक अतुल जी आपके लिए लिख रहे हैं, ललित गर्ग है, मैन विथ ए गोल्डन हार्ट। आपको लोग करेक्ट कह रहे हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो काफी करेक्ट हैं। और एक आया है चेतन अग्रवाल है, उन्होंने लिखा कि इन आवर अपार्टमेंट मेफेयर गार्डन वी मेड ए रूल टू गो इन द सेम कार फॉर कॉमन प्रोग्राम। वाह, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और हम भी आपको प्रयास करेंगे तो देखिए ना कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। बहुत बहुत जरूरी है ये। अगर मेफेयर गार्डन में हो रहा है तो और भी जगहों पे हो सकता है।
की प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार आएगा। और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक लिख रहे हैं, मिस्टर अतुल इज एब्सोल्युटली राइट about the issue discussed in the episode, especially issue on civic and social responsibility on of traffic, garbage, especially plastic disposable, and effort on planting tree in the city. Siliguri has become a concern of jungle, कंक्रीट जंगल। तो थैंक यू आप लोगों का। आप लोग इसका मतलब आप भी सीरियस है, आप हमारे जो दर्शक है वो भी काफी सीरियस है इस मुद्दे पर। तो अच्छा लगता है जब आप लोग भी लिखते हैं, हमें बताते हैं कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की जो ज्वाला है वह धधक रही है। आप भी यही चाहते हैं कि सिलीगुड़ी एक बेहतर और ज्यादा बेहतर बने। जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से हमारे प्रशासन मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं सिविक जो सेंस है या जो नागरिक है वह भी कहीं ना कहीं इस दायित्व को निभाए, इस दायित्व को पूरा करे, तब जाकर परिपूर्ण तरीके से संपूर्णतया यह जो है शहर डेवलप होकर आगे बढ़ेगा। और विकास में जो रोड़े हैं वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्वतः ही हटते जाएंगे और उनके हटने के कारण हमारी रफ्तार 10, 20, 30, 40, 50 की 60, 70 से भी ज्यादा हो सकती है। तो हमें विकास को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें भी चाहिए कि भविष्य का जो सिलीगुड़ी हो वो और भी ज्यादा बेहतर सिलीगुड़ी हो। यहाँ जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, जितने भाषाभाषी लोग रहते हैं, यह उनका अपना एक प्यारा शहर है जिसे वह चाहते हैं कि विकास और ज्यादा से ज्यादा हो। तो धन्यवाद आप सभी का इतनी देर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अतुल जी आपका भी, जो कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतना समय दिया। तो आप यूं ही देखते रहिए हमारे कार्यक्रम और हमें दीजिए आज्ञा। देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।